नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो गई है। 7 और 8 अगस्त को यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम इस बार स्टूडेंट्स दे रहे हैं उन्होंने अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है upsessb.org पर जाकर अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, डेट ऑफ बर्थ और उसमें जो बाकी डिटेल फिल करके अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी यूपी टीजीटी को, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए अब तक, उन क्वेश्चंस पेपर की एक हमने सीरीज़ शुरू की थी। और उसी क्रम में जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो 2004 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का बनाने का पर्पस केवल एजुकेशनल है। और जो आज का जो वीडियो है उसका, ये जो क्वेश्चन पेपर 2004 में यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पूछा गया था, इसका केवल ये एक तरीके का सिर्फ एक्सप्लेनेशन है विद्यार्थियों की मदद के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं मैं क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मैं आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको सही जो आंसर है वो बताऊंगा। और जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर का वो है, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन। श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं कहाँ स्थित होते हैं। श्वसन और निश्वसन का मतलब सांस लेना और सांस को बाहर निकालना। उसके जो सेंटर है वो कहाँ पर होता है? क्या वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, हाइपोथैलेमस है, स्पाइनल कॉर्ड है या सेरेबेलम है? हिंदी में मध्यांश, दीर्घायत, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु या अनुमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ मैन इज़। जो मनुष्य में हृदय कैसा होता है? तंत्रिका जन है, पेशीजनक है, द्विपोषी है या एकोद्भवी है, मोनोजेनिक है। इंग्लिश में न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, डाइजेनिक है या फिर मोनोजेनिक है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में पहले भी एक बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है द हार्ट ऑफ मैन इज़ मायोजेनिक। कैसा है? मायोजेनिक। यानी कि किन के द्वारा कंट्रोल होता है? ये मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है ह्यूमन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे में पूछा गया है, द हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है? टोड के, बर्ड यानी चिड़िया, हाइड्रा में या फिर अर्थवर्म यानी कि केचुआ में। हिंदी में हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला पाया जाता है? भेंक यानी कि टोड, पक्षी, हाइड्रा या फिर केचुआ। इसका सही आंसर है अर्थवर्म। हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो अर्थवर्म यानी कि केचुए के प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे। अगर जो आरबीसी यानी रेड लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसको अति परासरण दाबी घोल में रखा जाए तो वो क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा? वे आयतन में बढ़ जाएंगी और फूट जाएंगी, आकार में सिकुड़ जाती हैं, सामान्य रहती हैं या फिर वो आपस में चिपक जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रिंक इन साइज। वो साइज में सिकुड़ जाएंगी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उनको डाल दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स कैसे हो जाएंगे? साइज में श्रिंक हो जाएंगी यानी कि सिकुड़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5। इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज टेम्पोरेरली स्टोर्ड इन। कीटों में यूरिक एसिड अस्थायी रूप से संचित होता है। कहाँ होता है? यकृत में, फेफड़ों में, वसा पिटकों में या फिर अवस्कर में। अवस्कर को क्लोएका इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में लिवर, लंग्स, फैट बॉडीज़ या फिर क्लोएका। ये क्लोएका के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड कहाँ टेम्पररी स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है किसमें? फैट बॉडीज़ में। किसमें? फैट बॉडीज़ में। आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर कौन सा सही है? 3rd सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल। अगर किसी टेडपोल से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो टेडपोल के साथ क्या होगा? वो तुरंत मर जाएगी, वो जीवन भर एक टेडपोल ही रहेगा, वो एक बौने मेढक यानी कि डॉर्फ मेढक में परिवर्तित होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा।
क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, देखिए थायराइड ग्लैंड का टेडपोल में जो मेन काम होता है वो होता है मेटामॉर्फोसिस का, यानी कि टेडपोल लार्वा जो एक एडल्ट होने पर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेटामॉर्फोसिस का, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाएगा तो थायराइड ग्लैंड के निकालने से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, और मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि टेडपोल मेढक में यानी कि फ्रॉग में उसका रूप नहीं बदल पाएगा और वो हमेशा जीवन भर टेडपोल ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का 6 का सही आंसर क्या है, इट विल रिमेन ए टेडपोल थ्रू आउट लाइफ, है जीवन भर टेडपोल ही बना रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस की स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि मैमेलियन परीक्षणों में शुक्र जनन नियंत्रित किससे किया जाता है, यानी कि उधर भी हिंदी में भी गलत लिखा हुआ है। मैमेलियन टेस्ट यानी कि मैमल्स में जो टेस्टिस पाई जाती है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको FSH भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट में LH बोलते हैं, या फिर एस्ट्रोजन। 4 हार्मोन्स के नाम दिए हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ग्रोथ हार्मोन को GH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, और तीसरा है एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन मेल में तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 का जो सही आंसर है वो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मैमल्स के मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज, फ्रॉग में स्पाइनल नर्व्स कितनी पाई जाती हैं, मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से पढ़िए। मेढक में जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, 7 पेयर्स, 8 पेयर्स, 9 पेयर्स और 10 पेयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स 10 पेयर्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स यानी कि ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती वो भी 10 पेयर्स ही होती हैं। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स। इन नर्व्स के सभी के नाम मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। इन नर्व्स के नाम आप याद कर लीजिए सही क्रम में, जिस क्रम में वो हैं उस क्रम में उनका नाम याद कर लीजिए, और साथ साथ ये भी याद कीजिए उनमें से कौन सी सेंसरी नर्व्स हैं, कौन सी मोटर नर्व्स हैं और कौन सी मिक्स नर्व्स हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन, तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है किस में, खरगोश के हृदय में, खरगोश के मस्तिष्क में, कीटों के हृदय में या कीटों के मस्तिष्क में, इंग्लिश में हार्ट ऑफ रैबिट, ब्रेन ऑफ रैबिट, हार्ट ऑफ इंसेक्ट या फिर ब्रेन ऑफ इंसेक्ट। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, तो थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है रैबिट के ब्रेन में, किसमें, रैबिट के ब्रेन में। ठीक है, रैबिट एक मैमल है तो मैमल के ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड, इसमें पूछा गया है कि मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा, जिसका क्या नाम है, कंठिका उपकरण, स्फिनेथमाइड, फ्रंटोपैराइटल या फिर पैरास्फेनॉइड। ठीक है, हाइड ऑपरेटस, स्फिनेथमॉइड, फ्रंटोपैराइटल या पैरास्फिनोनाइड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है आंसर 4, पैरास्फिनोनॉइड बोन जो है टी शेप बोन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 11 में, द ऑर्गेनेलीज इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल, वो कौन सी ऑर्गेनेली है यानी कि कौन सी कोशिकांग है जिसमें कोशिका में वायु श्वसन होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम्स हैं, वो डिक्टियोसोम्स हैं या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया। डिक्टियोसोम्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपको आपने पढ़ा होगा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
क्लोरोप्लास्ट में किसके साइट हैं? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। ठीक है, डिक्टियोसोम के अलग अलग फंक्शंस हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होता है? 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, या फिर 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, या फिर 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। माइटोसिस के बारे में पूछा गया, जिसको सूत्री विभाजन भी कहते हैं। 2 आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड और 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। देखिए माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से जीन्स का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जो एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म। 13 में पूछा गया द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज, डीएनए और आरएनए में क्या समानता है? दोनों में दे आर डबल स्टैंडर्ड, दोनों डबल स्टैंडर्ड हैं। हैव सिमिलर शुगर्स, आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और हैव सिमिलर पायरेमिडीन्स। देखिए डीएनए और आरएनए दोनों डबल स्टैंडर्ड हैं या नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी पाया जाता है वायरस में। हैव सिमिलर शुगर्स, शुगर दोनों में सेम नहीं होती हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। हैव सिमिलर पायरेमिडीन्स, पायरेमिडीन्स सेम नहीं होते हैं। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनता है? आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, व्हेन 2 जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ए क्रोमोसोम, जब एक क्रोमोसोम पर 2 जीन एक दूसरे के बहुत पास रखे जाते हैं तो क्या होता है? इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है, या केवल 2 क्रॉस ओवर्स देखे जा सकते हैं। इंग्लिश में देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज़ वेरी हाई, और हाई डबल क्रॉस ओवर्स कैन बी डिटेक्टेड। देखिए ये आपने पढ़ा होगा, लिंकेज के बारे में पढ़ा होगा, जो टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज का हाइपोथेसिस दिया था उसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का में पूछा गया कि एक ही क्रोमोसोम पर जब 2 जीन एक दूसरे के बहुत ही पास हों तो उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना ना के बराबर होती है। क्रॉसिंग ओवर की संभावना बिल्कुल भी बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल। इन 4 में से किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा? लाइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, स्फेरोसोम्स है, पैराक्सिसोम्स है, राइबोसोम्स है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी सेल में जो पाया जाने वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल्स। पैलेट जिन साइंटिस्ट ने इनको प्लांट सेल्स में सबसे पहले खोजा था, उनके नाम पर ही, उनके सम्मान में राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी, वो एनिमल जो समुद्र की तल में रहते हैं, गहरे समुद्रों में तल में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैंटिक होते हैं, वो बैंथिक होते हैं, आयोटिक होते हैं या पेलाजिक। ठीक है, सरोजीवी होते हैं, नितलस्थ होते हैं, सरितजीवी होते हैं या अबंधी होते हैं। तो जो एनिमल्स गहरे समुद्र में तलहटी पर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथिक। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ अ सी इज कॉल्ड बेंथिक। उनको क्या बोलते हैं? बेंथिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 2। 17 में क्या पूछा है? इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, यानी कि वो पौधे जो जलमग्न हैं, ठीक है, इनमें से क्या उनमें पाया जाता है? अच्छी तरह से विकसित दृढ़ ऊतक होते हैं, उसमें अच्छी तरह से विकसित ऊतक होते हैं,
आकाशीय क्षेत्र होते हैं या फिर क्यूटिकल पाया जाता है। इंग्लिश में वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, उसमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं या फिर उनमें क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ज़मीन में पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जो खासकर पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, उनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और इन्हीं एयर स्पेसेस की वजह से उनको तैरने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? थर्ड, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। 18 में क्या पूछा है? एक्वेटिक प्लांट्स यूजली हैव ए वेल डेवलप्ड। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन सा सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है? वैस्कुलर सिस्टम, स्टोमेटल सिस्टम, रूट सिस्टम या फिर एरेनकाइमा सिस्टम। हिंदी में संवहनी तंत्र, रंध्र तंत्र, मूल तंत्र या वायुतिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 18। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एरेनकाइमा सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और वो उनको तैरने में मदद करता है। क्या करता है? उनको तैरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संकन स्टोमेटा आर फाउंड। धसे हुए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया। हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में या पैरासाइट्स में। यानी कि धसे हुए रंध्र किन में पाए जाते हैं? जलोद्भिद यानी कि पानी में पाए जाने वाले पौधों, मरोद्भिद यानी कि जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, समोद्भिद या फिर परजीवी में। इसको क्वेश्चन का सही आंसर आपको भी पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीरोफाइट्स। जो पौधे पानी ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनमें पानी का अननेसेसरी लॉस रोकने के लिए उनमें जो एक तरीके का ये एडेप्टेशन होता है जिसमें स्टोमेटा धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 20 में पूछा है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन। ऑर्गेनिक वेरिएशन जो हुआ है, जैव परिवर्तन का परम स्रोत क्या है? प्राकृतिक वर्ण है, लिंगीय पुनरुत्पादन है, हार्मोनी क्रिया है या फिर उत्परिवर्तन है, नेचुरल सिलेक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हार्मोनल एक्शन है या फिर ये म्यूटेशन है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है म्यूटेशन की, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो अल्टीमेट सोर्स है, वेरिएशन जो होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21। द मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वो कौन सा सोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि बार बार यूज़ किया जा सकता है? ऊर्जा का मुख्य नवीनकरण स्रोत क्या है? वन है यानी कि फॉरेस्ट है, ईंधन गैस है यानी कि फ्यूल गैस है, कैटल डंग यानी कि जो गोबर होता है, और कोयला यानी कि कोल है। ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स है जो रिन्यू किया जा सकता है, बार बार जिसको यूज़ किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉरेस्ट। क्या आंसर है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एनर्जी का वो सोर्स है जिनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है। 22 में पूछा है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई। जो मृदा का क्षरण यानी कि भूक्षरण होता है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? मानवीय कार्यकलाप को प्रतिबंधित करके, अच्छा पौधा आच्छादन करके, पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करके या केवल विंड स्क्रीन द्वारा। इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी, गुड प्लांट कवर, चेकिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और विंड स्क्रीन एलोन। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, सॉइल इरोजन के बारे में आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, ये पढ़ाया जाता है जियोग्राफी में। भूमि का जो क्षरण होता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? गुड प्लांट कवर। ठीक है, क्योंकि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को, जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो मिट्टी को वो बहने नहीं देते हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको बहने नहीं देते। तो अगर प्लांट बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे तो उस जगह पर मिट्टी का जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन है, वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। 23 में क्या पूछा है? ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग टू। जो कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद्य पौधे मुख्यतः क्या होते हैं? कंपोजिटी कुल को बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं या फिर फैमिली पोएसी को। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं जिसमें खासकर दालें और मटर आती हैं, ठीक है, वो उनको ग्रीन मैन्योर के रूप में किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है। 24 में पूछा है फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल। वो कौन सा जैव कीटनाशी था जिसको वाणिज्यिक पैमाने पर उसको विकसित किया गया था? क्विनीन, डीडीटी,
ऑर्गेनोफॉस्फेट या स्पोरिन, क्विनिन, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर स्पोरिन। तो इसका सही जो आंसर है वो है क्विनिन। क्या है? क्विनिन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑफ यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? 46%, 36, 26 या 56। हिंदी में 46, 36, 26 या फिर 56%। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है 46। यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? 46% होता है। नेक्स्ट, अ पल्स क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स टू कंपनसेट फॉर। देखिए ऊपर का क्वेश्चन जो पूछा गया है और ये वही लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि दो सीरियल क्रॉप के बीच में जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके बीच में एक पल्स क्रॉप को क्यों उगाया जाता है? किसकी कमी को पूरा करने के लिए? पानी की कमी, नाइट्रोजन की कमी, सल्फ़र की कमी या फिर फॉस्फेट की कमी? तो आपको पता होगा दलहन यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है लॉस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी। इनमें से एल्गी कौन है? एप्पल मॉस है, आयरिश मॉस है, क्लब मॉस है या फिर रेंडियर मॉस है? देखिए रेंडियर मॉस तो एक लाइकेन है, ठीक है। आयरिश मॉस इसमें एक एल्गी है और क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से एल्गी कौन सी है, तो आयरिश मॉस एक तरीके का एल्गी है, ठीक है। 28 में पूछा गया द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। ऐसी वो कौन सी सेल इनमें से जिसमें रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होता है? एंड्रोसाइट्स है, मियोसाइट्स हैं, जाइगोट है या फिर जूस्पोर? एंड्रोसाइट, मियोसाइट, जाइगोसाइट या फिर जूस्पोर। वो सेल जो मियोसिस जिसमें मियोसिस होता है उस सेल को क्या बोलते हैं? तो देखिए मियोसिस होता, नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, मियोसाइट वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होता है।